हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द सीएम ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के नए सीएम किसको बनाया गया है, दैट इज़ ए सीतारमैया जी को। तो अब ये भी क्या हुआ था, कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो सरकार बन गई है, ठीक है। तो वहाँ के सीएम किसको घोषित कर दिया गया है, सीतारमैया जी को वहाँ का क्या बना दिया गया है, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है कर्नाटका का। एंड वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया है, वाइस सीएम डिप्टी सीएम किसको बनाया गया है, डीके शिव कुमार जी को क्या बनाया है, डिप्टी सीएम बनाया है, जो कि कर्नाटका के कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है। सो अबाउट कर्नाटका के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ स्टेट लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया एंड हैज़ कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी, 1 नवंबर 1956 को। गवर्नर यहाँ के हैं थावरचंद गहलोत जी, कैपिटल बेंगलुरु। एंड राज्यसभा में यहाँ पे 12 सीट्स हैं, लोकसभा की 28 सीट्स। तो नए सीएम कौन बने हैं कर्नाटका के, सीतारमैया जी, और वाइस सीएम कौन है, डिप्टी सीएम, दैट इज डीके शिव कुमार जी। इटालियन ओपन जो एक टेनिस टूर्नामेंट है, हु क्लिंचेस वीमेन सिंगल टाइटल। तो वीमेन का जो सिंगल टाइटल है वो जीता है एलिना रेबिकिना ने, ठीक है। एलिना रेबिकिना ने क्लिंचेस द वीमेन्स टाइटल ऑफ इटालियन ओपन। तो इटालियन ओपन जो कहाँ पे होता है, इटली रोम में ये होता है, ठीक है। इटालियन ओपन टेनिस एलिना रेबिकिना ऑफ कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान की है। द वीमेन सिंगल टाइटल इन्होंने जीता है बाय डिफीटिंग यूक्रेन की एल्हिना केलिनिया को इन्होंने 6-4 और 1-0 से हराया है, ठीक है। कब हराया है, 20 मई को एट द इंटरनेशनल बिएनएल डी इटालिया इन रोम। तो इटली रोम में जो है इटालिया ओपन होता है, ठीक है। ये रेबिकाना का क्या है, सेकंड टाइटल है इस साल का। विद दिस रेबिकाना वॉन द 5th सिंगल टाइटल ऑफ हर कैरियर, ठीक है। 5वां इनके टोटल कैरियर का टाइटल है और सेकंड इसी साल का इनका ये टाइटल है, ठीक है। और जो मेन का फाइनल है वो किस किस के बीच में होगा, वो होगा डेनमार्क के हल्गर रूने और रशिया के डेनियल मेडवेडेव के बीच में होगा। वो भी कहाँ पे होगा, रोम में ही होगा। अब इटालियन ओपन के बारे में जानते हैं। इटालियन ओपन हैज़ ए रिच हिस्ट्री डेटिंग बैक टू इट्स इंसेप्शन इन 1930। तो 1930 से ये रेगुलरली जो है ये होता आ रहा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट ऑफ द टेनिस कैलेंडर। इसमें मेन सिंगल होता है, वीमेन सिंगल होता है, मेंस का डबल भी होता है, वीमेंस का डबल भी होता है और मिक्स डबल्स भी इसमें होता है। अमित शाह लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैंपस ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग इन दैट इज ए गुजरात। तो गुजरात में क्या किया है, अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, मतलब कि जो कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, समुद्र के पास वाले जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे पुलिस सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। उनकी एक नेशनल एकेडमी जो है वो खोली जाएगी, कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ऑन द 20th में लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द परमानेंट कैंपस ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग दैट इज एनडीसीपी, कहाँ पे, ओखा गुजरात में, ठीक है। ओखा इन गुजरात देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गुजरात की जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो ओखा नामक जगह है वहाँ पे नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग जो है वो खोली जाएगी। ये पहली नेशनल एकेडमी बनेगी किसके लिए, टू ट्रेन द पुलिस फोर्सेस टू इफेक्टिवली प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन। जो हमारी ये कोस्ट लाइन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पुलिस फोर्सेस है, ठीक है, उनको पढ़ाने के लिए, उनको अच्छे से एजुकेशन देने के लिए कि किस तरह से हमने प्रोटेक्ट करना है अपनी कोस्टल एरियाज़ को, इसके लिए एनएसीपी जो है वो इंस्टॉल किया गया है, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग इन ओखा गुजरात, ठीक है। It start functioning from the premises of Gujarat Fisheries Research Center in 2018, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास, NACP was established to provide the intensive and high level training to marine police, ठीक है। जो मेरीन पुलिस है, कोस्टल पुलिस है, उसको हाई लेवल ट्रेनिंग देने के लिए जो इसका गठन किया गया था ऑफ 9 कोस्टल स्टेट्स, ठीक है, 5 यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज द सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, ठीक है। द सेंट्रल हैज सैंक्शनड 441 करोड़ रुपीज टू डेवलप दिस नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग। कितना खर्चा आएगा, 441 करोड़ का। इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है, जो पुलिसिंग है, ठीक है, जो मैरीन पुलिसिंग है, मैरीन जो पुलिस है कोस्टल एरिया को जो प्रोटेक्ट करती है, उनमें स्किल्स डेवलप करना, उनमें कैपेबिलिटीज़ डेवलप करना कि वो अच्छी तरह से क्या कर सके, हमारी बाउंड्रीज़ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके।
under which policy RBI decided to withdraw RS 2000 नोट फ्रॉम द सर्कुलेशन। ठीक है, तो 2000 रुपये का जो नोट जो है वो स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 2016 में, जब नोटबंदी हुई थी तब हमने 2000 रुपये का नोट जो है वो फिर से स्टार्ट तब से जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब क्या है, अब RBI ने बोला है कि हम जो ये 2000 रुपये का नोट है इसको कम्प्लीटली बैन करते हैं। किस पॉलिसी के अंदर? क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर। जो ये क्लीन नोट पॉलिसी है ना, ये 1999 में जो है इंट्रोड्यूस की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, जिस तरह से हमारे पास कटे फटे नोट होते हैं ना, ठीक है, उसको क्या करता है, बैंकों में डिपॉजिट करते हैं। बैंकों में डिपॉजिट करने के बाद कहाँ पे जाता है वो? RBI के पास जाता है। ठीक है, उसके बदले में क्या करता है RBI, या फिर उसको क्लीन कर देता है या उसको रिमूव करके नए नोट जो है उसकी जगह पे लेके आते हैं, ताकि हमें क्या मिले? गुड क्वालिटी करेंसी मिले, करेंसी के नोट्स मिले और कॉइन्स मिले। ठीक है, अच्छे से अच्छे क्वालिटी के करेंसी नोट्स मिले, अच्छे से अच्छे हमारे पास कॉइन्स मिले कस्टमर्स को। तो यही है क्लीन नोट पॉलिसी। तो इसी के अंतर्गत क्या किया है, जो 2000 रुपये का नोट है ना उसको कम्प्लीटली जो है वो बैन कर दिया गया है, और ये सितंबर 30, 2023 से कम्प्लीटली बैन जो है वो हो जाएगा। तब तक क्या होगा, जिसके पास भी 2000 रुपये के नोट्स है वो अपने बैंक में जाके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में बना था। इसके फाउंडर ब्रिटिश राज के टाइम में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। 75-25 initiative launched for the people who are suffering from that is a hypertension and diabetes। so जिसको hypertension है, जिसको डायबिटीज़ है, उन लोगों के लिए जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है 75-25। ठीक है, तो यूनियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये लॉन्च किया है बोल्ड इनिशिएटिव टू स्क्रीन एट टू प्रोवाइड द स्टैंडर्ड केयर। इनको अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, कौन कौन से मरीजों को? हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के मरीजों को। अबाउट इसका नाम 75-25 क्यों रखा गया? क्योंकि इस दिन क्या है, कितने लोगों को ये इनिशिएटिव जो है वो प्रोवाइड किया गया? 75 मिलियन इंडिविजुअल्स विच आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ बाय 2025। मतलब कि जो 75 मिलियन जो इंडिविजुअल्स होंगे जो कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ से 2025 तक ग्रसित होंगे, उनके लिए ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया, तभी इसका नाम है 75-25। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सेलेटिंग द अभी क्या हुआ, द सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट वाज मेड ड्यूरिंग द G20 co-branded event called Accelerating the Prevention and Management of Hypertension and Diabetes। ठीक है, विच वाज ऑर्गेनाइज बाय, जो ये एक तरह का इवेंट है, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलके जो है ये लॉन्च किया था। कौन सा प्रोग्राम? एक्सेलरेटिंग द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़। तो वहाँ पे हमने ये बोला, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ने ये बोला कि 75-25 इनिशिएटिव जो है हमने लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत 75 मिलियन इंडिविजुअल्स जो कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ से सफ़र करेंगे 2025 तक, उनके लिए ये इवेंट जो है ये इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जितने भी ये लोग होंगे हाइपरटेंशन वाले, डायबिटीज़ वाले, उनको अच्छी से अच्छी इंटेंसिव केयर, अच्छे से अच्छी केयर जो है उनको दी जाएगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से ठीक हो सके। ठीक है, तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लॉन्च्ड ईयर 2023। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी दैट इज यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। महात्मा गांधी बस्ट अनवेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन दैट इज डी हिरोशिमा। तो आजकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जापान की यात्रा पे गए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे G7 की मीटिंग जो है उन्होंने अटेंड की। तो वहाँ पे क्या किया, हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने एक गिफ्ट किया है महात्मा गांधी की बस्ट। ठीक है, बस्ट होता है इस तरह का, ठीक है, जो ये स्टैचू टाइप होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बस्ट। इसको अनवील किया है कहाँ पे? हिरोशिमा में। ठीक है, महात्मा गांधी बस्ट सर्व्स एज ए गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये गिफ्ट जो है हमने जापान को दिया है, ताकि क्यों दिया है? ताकि हम क्या कर सके, एक मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट सिंबल है ये फ्रेंडशिप का एंड गुडविल का बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है,
तो जो ये बस्ट है ये किसने बनाया था? ये जो पद्म भूषण अवार्ड है श्री राम वंजी सुतर जी, इन्होंने इसको बनाया है। ठीक है। द ट्रिम्फेंट स्टैच्यू स्टैंड्स टॉल एट 42 इंचेस का ये है, क्राफ्टेड फ्रॉम ड्यूरेबल ब्रॉन्ज मटेरियल से ये बना है। इट हैज़ बीन पोजीशन बिसाइड द मोतोयासु रिवर। ये रिवर आपने याद रखनी है, मोतोयासु रिवर जो है आपके जापान के हिरोशिमा में है। ठीक है। उसी के बगल में जो है ये महात्मा गांधी की बस्ट को क्या किया है, प्लेस किया है, अनवील्ड किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। द ए बॉम्ब डोम इज़ वेल नोन साइट। ठीक है। यहाँ पे एक बॉम्ब डोम साइट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो आते रहते हैं, डेली आते रहते हैं। ठीक है। वहाँ पे इसको क्या किया गया है, अनवील किया गया है। और मोतोयासु रिवर के पास, मोतोयासु रिवर भी यहीं पे है। ठीक है। और महात्मा गांधी बस्ट वॉज स्पेशली चूजन, क्यों दी हमने इसी को क्यों दिया? क्योंकि इट इज़ ए सिंबल ऑफ सोलिडेरिटी कंसर्निंग पीस एंड नॉन वायलेंस। इंडिया बिगिंस ऑपरेशन करुणा टू असिस्ट विच कंट्री? दैट इज डी म्यांमार। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि साइक्लोन मोचा जो है वो कहाँ पे आ रहा है, म्यांमार वाली साइड आ रहा है और उड़ीसा की तरफ जो है हमारे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ये जो मोचा है ना, मोचा साइक्लोन मोचा है, इसका नाम जो सजेस्ट किया था वो सजेस्ट किया था यमन ने। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल सीजन साइक्लोन था ये, दोनों अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में 1982, मतलब कि 1982 के बाद कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग साइक्लोन जो है अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल में नहीं आया था आज तक। ठीक है। तो ये ऑपरेशन मोचा, इसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है म्यांमार का। तो उसको कम करने के लिए, उस नुकसान को कम करने के लिए इंडिया हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव एंड एड भी दे दी है म्यांमार को। ठीक है। अफेक्टेड बाय साइक्लोन मोचा इन म्यांमार बाय लॉन्चिंग ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा किसके लिए लॉन्च किया गया है? साइक्लोन मोचा से जितने भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको ठीक करने के लिए जो ये एड है ये दी गई है ऑपरेशन करुणा के तहत। ठीक है। ऑन मई 18 3 शिप्स, ठीक है, कौन कौन सी? नेवल शिप शिवालिक, कमोर्टा एंड सावित्री अराइव्ड एट द यंगून विद इमरजेंसी रिलीफ मटेरियल सच एज फूड सप्लाई भी हमने इनको भेजी है, टेंट भी भेजे हैं, एसेंशियल मेडिसिन भी भेजी है, वाटर पंप्स, पोर्टेबल जनरेटर, क्लोथ एंड हाइजीन आइटम्स भी हमने यहाँ पे भेजी है। किस प्रोजेक्ट के अंदर? ऑपरेशन करुणा के अंतर्गत। द गोल्डन ईयर्स इज़ ए बुक रिटन बाय दैट इज़ बी रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही अच्छे लेखक है, उन्होंने बहुत ही अच्छी बुक लिखी है जिसका नाम है द गोल्डन ईयर्स। ठीक है। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में ये बताया है, द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लाइफ। ठीक है। तो ये रिलीज़ की गई है 19 मई 2023 को ऑन बॉन्ड्स 89th बर्थडे के दिन। द गोल्डन ईयर्स फोकस ऑन द बॉन्ड्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द 60s 70s एंड 80s, मतलब कि 60s 70s और 80s में किस तरह से बहुत अच्छा माहौल था, अपने किस तरह से उन्होंने जीवन जिया था। तो वो सारी की सारी बातें तो इसमें बताई गई है। सो तमिलनाडु CM Stalin inaugurates one of the India's biggest skywalk bridge having length of that is 570 मीटर। ठीक है। तमिलनाडु में क्या किया है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उन्होंने इनेगुरेट किया है इंडिया का सबसे बड़ा स्काई वॉक ब्रिज। ठीक है। जिसकी लेंथ है 570 मीटर्स और जिसकी विड्थ है 4.2 मीटर्स। ठीक है। वॉज ऑफिशियली ओपन बाय द तमिलनाडु CM दैट इज MK स्टालिन। ठीक है। दो ये जो स्काई वॉक ब्रिज है ये किस किस के बीच में बना है? मम्बाबलम रेलवे स्टेशन एंड टी नगर बस टर्मिनस के बीच में जो है ये ब्रिज बना है, जिसकी लेंथ है 570 मीटर और जिसकी विड्थ है 4.2 मीटर्स, और ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्काई वॉक ब्रिज है। PM नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विद द हाइएस्ट ऑनर बाय दैट इज डी
बोथ ए एंड बी, दैट इज फिजी एंड पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला है, हाईएस्ट ऑनर अवार्ड मिला है फिजी की तरफ से जो एक कंट्री है, पपुआ न्यू गिनी जो एक कंट्री है, उन दोनों कंट्रीज की तरफ से। ठीक है, पीएम मोदी वाज ऑनर्ड विद द आइलैंड्स नेशनल हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ड्यूरिंग हिज विजिट टू पपुआ न्यू गिनी। आपको पता है कि पीएम आजकल कहाँ पे है, पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पे है, वहां पे इनको नेशनल उनकी कंट्री का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है, और पपुआ न्यू गिनी क्यों गए हैं पीएम जी, क्योंकि वहां पे थर्ड इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन की समिट है। ठीक है, पीएम मोदी वाज अवॉर्डेड द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, ये फिजी एक कंट्री है, वहां का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर सिविलियन अवार्ड है, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी बाय द फिजियन काउंटर पार्ट दैट इज सिटुएनी रबुका। ठीक है, और पपुआ न्यू गिनी कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो। ठीक है, ये जो है जो ये ग्रैंड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगो है, यह है पपुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, एंड द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये है फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये दोनों जो है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। अब रिपब्लिक ऑफ फिजी के बारे में जानते हैं। इट कंसिस्ट अबाउट 300 आइलैंड, 300 आइलैंड का एक ये कंट्री है, ये देखिए यहाँ पे है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन में ये कंट्री है, एंड कैपिटल इसकी सूबा है, करेंसी इसकी फिजियन डॉलर है, प्राइम मिनिस्टर इसके सिटिवेनी राबुका जी है। और पपुआ न्यू गिनी कहाँ पे है, आप देख लो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर जैसे जाओगे तो यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी है। ठीक है, यहाँ के पीएम है जेम्स मैरापे, कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी, एंड करेंसी है यहाँ की कीना। और इसी के साथ साथ आपने ये भी याद रखना है, एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि सोलोमन आइलैंड्स कहाँ पे है, ये हैं हमारे साउथ पैसिफिक ओशन में, पपुआ न्यू गिनी और फिजी के साथ ये अपनी मैरीटाइम जो बाउंड्रीज है वो बनाती हैं। अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ाई थी कि चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर। ठीक है, तो उसी को काउंटर करने के लिए इंडिया भी क्या कर रहा है, पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पे है, ताकि हम इनके साथ क्या कर सके, अच्छे से अच्छे रिलेशन बना सके। इटालियन ओपन हु क्लिंचेस मेंस सिंगल टाइटल। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वीमेंस का जो सिंगल टाइटल है वो जीता है एलिना रैबिकिना जी ने। ठीक है, अभी मेंस का जो सिंगल टाइटल है वो जीता है रशिया के डेनियल मेडवेडेव। ठीक है, इन्होंने ये जीता है। इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने दानिश प्लेयर है उनको हराया है 7-5 से। ठीक है, और जो दानिश प्लेयर है और फाइनल में थे उनका नाम है डेनमार्क के होल्गर रने। ठीक है, इनको इन्होंने हराया है रशिया के डेनियल मेडवेडेव में। और कहाँ पे ये हो रही थी इटालियन ओपन, इटली की जो राजधानी है जिसका नाम है रोम, वहां पे ये हो रही है। महात्मा गांधी स्कॉलरशिप अवॉर्डेड टू 300 स्टूडेंट्स इन दैट इज डी श्रीलंका। तो इंडिया ने क्या किया है, महात्मा गांधी स्कॉलरशिप जो है वो लॉन्च की है, बहुत टाइम पहले लॉन्च किया है श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका के जो स्टूडेंट्स है, काफी मेधावी जो छात्र होते हैं, उनको जो है ये महात्मा गांधी स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है। और इस बार महात्मा गांधी स्कॉलरशिप जो है वो 300 स्टूडेंट्स को जो है दी गई है इन श्रीलंका में। ठीक है, 300 school students from 25 district of Sri Lanka has received the prestigious महात्मा गांधी स्कॉलरशिप। ठीक है, इंडिया के जो हाई कमिश्नर है श्रीलंका में दैट इज गोपाल बागले जी, एंड श्रीलंका के जो एजुकेशनल मिनिस्टर है डॉक्टर सुशील पी जी, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन दैट इज AK अरविंद कुमार, उन्होंने ये स्कॉलरशिप जो है श्रीलंका के स्टूडेंट्स को दी है। द स्कॉलरशिप के अंदर हम 2500 श्रीलंकन रुपीज जो है वो पर स्टूडेंट को देते हैं टू द टॉप 6 स्टूडेंट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन द मेरिट। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में से जो टॉप के 6 स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको ये जो है क्या दिया जाएगा, ये 2500 रुपए श्रीलंकन रुपीज दिए जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी स्कॉलरशिप, तो महात्मा गांधी स्कॉलरशिप जो है ये दी जाती है श्रीलंका के लोगों को, श्रीलंका के स्टूडेंट्स को, प्रमोटिंग एजुकेशनल एंड अपॉर्चुनिटीज इन द श्रीलंका। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एजुकेशन के प्रति उनकी अपॉर्चुनिटीज और उनको प्रमोट करने के लिए जो है ये पैसा दिया जाता है, ताकि एकेडमिक एस्पिरेंट्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो और अपने फुलफिल देयर पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो अपनी एजुकेशन जो है वो इंक्रीज कर सके। ठीक है, सो महात्मा गांधी
In addition to the Mahatma Gandhi scholarship, the government of India offers 210 scholarships annually to Sri Lankan students in the field of engineering, technology, arts, science and indigenous medicine के क्षेत्र में भी दिया जाता है. अल मोहेद अल हिंदी 2023 इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड दैट इज बी सऊदी अरेबिया. तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है वो दूसरा एडिशन हो रहा है. कौन सी एक्सरसाइज का? अल मोहेद अल हिंदी. ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये हो रही है. ठीक है, तो इंडिया की तरफ से आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा ये दोनों जो है वो सऊदी अरेबिया के पोर्ट अल जुबैल में जो है ये पहुंच गए हैं. किसमें? सेकंड एडिशन है नेवल एक्सरसाइज का अल मोहेद अल हिंदी 2023 उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. सो आईएनएस तरकश इज अ स्टेट ऑफ आर्ट स्टील फ्रिगेट कमीशन्ड ऑन द 9th of November 2012. सो आईएनएस तरकश इज अ स्टेट ऑफ आर्ट. ठीक है, तो यही है, ये तलवार क्लास से बिलोंग करता है आईएनएस तरकश. ठीक है, उसमें हमारे पास बहुत सारे वेपन्स भी हम लेके जा सकते हैं एंड इट इज एडवांस्ड वेपन सेंसर टेक्नोलॉजी इसके अंदर है. सो आईएनएस सुभद्रा जो है ये हमारे पास वर्सेटाइल पेट्रोल वेसल है. ठीक है, अकॉम्पनिंग द आईएनएस तरकश. तो ये आईएनएस तरकश के साथ जो है वो गई है. दिस स्पेशल हैज सर्व्ड एज द टेस्ट बेड फॉर द धनुष शिप लॉन्च. ठीक है, इससे हम बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स ठीक है इसके थ्रू जो है वो लॉन्च कर सकते हैं. तो आपने दोनों याद रखना है, आईएनएस तरकश आईएनएस सुभद्रा जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेवल एक्सरसाइज में. कौन सी नेवल एक्सरसाइज? अल मोहेद अल हिंदी 2023 विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया. इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड ऑन दैट इज 22nd of May. सो 22nd of May को क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज. ठीक है, द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 इज दैट इज एग्रीमेंट टू एक्शन बुल्ड बैक डाइवर्सिटी. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट importance of international day for biological diversities like क्या क्या है इसमें? demonstrates the important role of the biodiversity. so biodiversity का क्या रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी अर्थ के लिए. ठीक है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए और इकोसिस्टम के लिए हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में इसमें बताया जाता है. सो प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज एज pollination, nutrient cycling and water purification and climate regulation के बारे में भी इसमें बताया जाता है. Have cultural, aesthetic, economic values, support livelihood and contribute to sustainable progress. तो आपने ये वाले दिन भी याद रखने हैं. March 3rd 2023 को मनाया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जिसका थीम था पार्टनरशिप फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. मार्च ऑफ 22 2023 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया. उसकी थीम थी एक्सेलेटिंग टू द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस. एंड अप्रैल 22 2023 को अर्थ डे मनाया जाता है. एंड फरवरी 2 2023 को क्या मनाया गया? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया और इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन. भूपेंद्र यादव inaugurated Center of Excellence on Sustainable Land Management at Indian Council of Forestry Research and Education in that is C Dehradun. So Indian Council of Forestry Research and Education कहाँ पे है? ये है देहरादून में. वहाँ पे क्या सेटअप किया है? वहाँ पे सेटअप किया है हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस. किसके लिए? ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. मतलब कि जमीन को हमने किस तरह से मैनेज करना है ताकि इसका डेजर्टिफिकेशन ना हो. डेजर्टिफिकेशन मतलब कि ये इसकी जो फर्टिलिटी है वो बिल्कुल खत्म ना हो. ठीक है, इसके लिए जो है ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला गया है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इन देहरादून. किसके द्वारा खोला गया है? भूपेंद्र यादव जी ने इसको इनॉग्रेट किया है. ठीक है, तो इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव यही है कि हमने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना है, लोगों को ये पढ़ाना है कि जो हमारी लैंड है, हमारी जो जमीन है वो बंजर ना हो. ठीक है, उसको बंजर होने से बचाने के लिए क्या क्या टेक्निक्स है, क्या क्या किस किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी स्टडीड ओवर हियर. सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ COESLM वाज कंडक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द. ठीक है, जो ये CEO दैट इज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट है, इसकी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी. कब? 14th जो कॉन्फ्रेंस हुई थी
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, ठीक है, COP14 जो हुआ था, ठीक है, उसमें जो है वो 2019 में ये COP14 हुआ था, उसमें ये अनाउंसमेंट किया था कि हम इस तरह का सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे, इस तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करेंगे। तो इसी के बेस पे जो है ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इन देहरादून में इस तरह का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट जो है वो खोला गया है। विच कंट्री पार्लियामेंट हैज एक्सपेल्ड PM फाती बाशागा, ठीक है, तो एक कंट्री है जिसका नाम है लीबिया, वहां पे वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है जिसका नाम है फाती बाशागा, उनको क्या किया है, उनको एक्सपेल किया है, इनको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं, लीबिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। लीबिया के जो पॉलिटिकल सीन हैज बीन थ्रोन इनटू द टर्मिनल एज द नेशंस ईस्टर्न बेस्ड पार्लियामेंट वोटेड, ठीक है, पार्लियामेंट में ये वोटिंग हुई कि प्राइम मिनिस्टर जो फाती बाशागा जी है उनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। लीबिया एक कौन सी कंट्री कहाँ पे आती है, ये हमारे पास नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है, आपके इजिप्ट के पड़ोसी है, ठीक है, नाइजर के पड़ोसी, चाड के पड़ोसी, ठीक है, सूडान के पड़ोसी, तो ये सारे के सारी कंट्रीज के पड़ोसी हैं। और उसके लीबिया के नॉर्थ में आपने याद रखना है मेडिटेरेनियन सी आता है, ठीक है। लीबिया की जो कैपिटल है वो है ट्रिपोली में, करेंसी है लिबियन दिनार। Who became the first women डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक माइग्रेशन एजेंसी है, उसकी पहली वीमेन जो डायरेक्टर जनरल बनी है वो बनी है एमी पोप, ठीक है, एमी पोप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, हैज बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी, ठीक है। शी विल हेड द जिनेवा बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर माइग्रेशन, ठीक है, जो ये जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, वहां की ये हेड जो है वो बन गई है। करंटली ये क्या है, ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल है एंटोनियो विटोरिनो, ठीक है, and her 5-year term as director general will becomes from the 1st of October, ठीक है, 1 अक्टूबर से जो है इनका कार्यकाल शुरू होगा और विटोरिनो को ये क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन के बारे में जानते हैं, ये एक यूनाइटेड जो नेशंस है उसकी एक एजेंसी है एंड प्रोवाइड सर्विसेज एंड एडवाइस रिलेटेड टू द माइग्रेशन। द एजेंसी प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू द गवर्नमेंट एंड एक्स पार्टीज, ठीक है, एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 6 दिसंबर 1951 को, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी मेंबरशिप कब है, इसमें अप टू 2023 तक इसकी मेंबरशिप जो है वो 175 मेंबर स्टेट्स एंड 8 ऑब्जर्वर इसमें स्टेट्स हैं। 5000 years old tree is from which country recognized as the oldest tree in the world, ठीक है। अभी अभी क्या हुआ है, एक ओल्डेस्ट ट्री है, सबसे पुराना एक पेड़ है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, वो कौन सी कंट्री में है, दैट इज डी चिली। सो चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिका की, वहाँ पे 5000 साल पुराना एक पेड़ है, ठीक है, उसको सबसे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्लांट का सबसे ओल्डेस्ट ट्री का दर्जा जो है वो मिला है, ठीक है। एजेंट ट्री बहुत बड़ा ट्री है ये सदर्न चिली में, ठीक है। चिली कहाँ पे है, आपका साउथ अमेरिका में, अमेरिका के नीचे जो है USA के नीचे जैसे साउथ अमेरिका, वहाँ पे पेरू के नीचे वाला जो देश है ना, ये वाला, ये इस तरह की पट्टी है, इसको बोलते हैं हम चिली, ठीक है। इसके जो सादर्न पार्ट है, साउथ का जो पार्ट है, वहां पे ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं इस ट्री को, एंड दिस ट्री इज अ पेंटागोनियन साइप्रेस, ठीक है, पेंटागोनियन साइप्रेस की एक प्रजाति है, लोकेटेड इन द अल्क्रेक्स कोस्टारिको नेशनल पार्क, जो कि ओल्डेस्ट ट्री है इन द वर्ल्ड में, ठीक है। कौन से नेशनल पार्क में है, एलरेसे कोस्ट्रो नेशनल पार्क में ये पेड़ है, ठीक है। इसको ग्रेट ग्रैंड फादर भी बोलते हैं और ये पैटागोनियन साइप्रस फैमिली का है, ठीक है, और सादर्न चिली में है, ठीक है, कहाँ पे, चिली में, और ये 5000 साल से भी पुराना पेड़ है। इसका डायमीटर जो है वो 4 मीटर के आसपास इसका डायमीटर है, ठीक है, और 13 फीट, ठीक है, 4 मीटर 13 फीट के बराबर होता है, एंड 28 और 28 मीटर ये लंबा है, ठीक है। इट इज अबाउट 5000 साल से भी पुराना ये पेड़ है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पुराना जो पेड़ था पहले वो था 4850 साल पुराना, जिसका नाम था मिथुसेला,
ठीक है, मितुसेला, उसको उन्होंने सरपास करके ये पहले नंबर पे आया है। ठीक है, द ट्री बिलोंग्स टू फिटज्रोया कुप्रेसोसीड्स, ठीक है, ये इसकी प्रजाति है और इसका नाम है पैटागोनियन साइप्रस। ठीक है, इसका नाम है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पैटागोनियन साइप्रस। ठीक है, तो ये पेड़ कहाँ पे है, ये है चिली में। अबाउट चिली के बारे में जानते हैं, ये एक लॉन्ग कंट्री है, मैंने आपको बताया लंबी कंट्री है, नैरो कंट्री लोकेटेड इन द वेस्टर्न एज ऑफ द साउथ अमेरिका। कैपिटल ऑफ चिली इज सैंटियागो एंड द सिटी सेंट्रल स्क्वेयर इज कॉल्ड प्लाजा डे आर्म्स एंड हैज पाम लाइन स्ट्रीट्स। ठीक है, द प्लाजा डे आर्म्स हाउसेज द न्यू क्लासिकल कैथेड्रल एंड द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम भी यहाँ पे है। देर इज अ ह्यूज पार्क इन सैंटियागो नोन एज पार्क्यू मेट्रोपोलिटानो। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं गैब्रियल बोरिक। Which state becomes the first state in the country to approve good governance regulations? जो गुड गवर्नेंस है, अच्छी सरकार, गुड गवर्नेंस मतलब कि अच्छी जो सरकार चलाए, ठीक है, उसकी जो रेगुलेशंस हैं वो कौन सी स्टेट में पहली स्टेट बनी है जिसने वो रेगुलेशन जो है इम्प्लीमेंट की है, दैट इज ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने क्या इम्प्लीमेंट किया है, गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किया है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जितने भी हमारे पास क्या है, जनता है, ठीक है, और क्या है, एक होती है सरकार। ठीक है, सरकार जितने भी हमारे पास रूल्स या रेगुलेशन बनाती हैं उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना ऑन जनता के ऊपर, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम गुड गवर्नेंस। ठीक है, ताकि जो भी हमारे पास शिकायतें हों, जनता की जो शिकायतें हो वो इजीली हमारी गवर्नमेंट के पास पहुंचे और गवर्नमेंट उसका निवारण करे, यही होता है गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करने वाली कौन सी स्टेट पहली स्टेट बनी है, दैट इज महाराष्ट्र। इसमें अकाउंटेबिलिटी होगी, एसेसिबिलिटी होगी, डायनामिज्म होगा एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, कोई भी इसमें करप्शन नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी जितने भी हमारी गवर्नमेंट काम होंगे। A separate cell will be set up to address the effect of climate change. So climate change के लिए अलग सा सेल बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि सिटीजन कंप्लेंट्स विल बी एड्रेस्ड एट द स्पीडी पेस, मतलब कि जो भी कंप्लेंट्स होगी सिटीजन्स की सरकार के प्रति, उनको ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर डायरेक्शन डेवलप द रूल्स वाज गिवन इन सितंबर लास्ट ईयर। द रूल्स वर ड्रॉन अप in consultation with the ministerial officials and experts and NGO के हिसाब से ये सारे के सारे रूल जो है ये बनाए गए हैं। और इसको चेक करने के लिए जो गुड गवर्नेंस है कि गुड गवर्नेंस हो रही है या नहीं हो रही है, इसको चेक करने के लिए 161 डिपार्टमेंट वाइज इंडिसेस जो है वो सेटअप किए गए हैं। इसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलेगा कि गुड गवर्नेंस एक्चुअल में हो रही है या नहीं हो रही है। Which country to host 44th ISO COPOLCO प्लेनरी? ठीक है, तो ये कौन होस्ट कर रहा है, ये होस्ट कर रहा है इंडिया। ठीक है, COPOLCO के प्रेसिडेंट है सैदी डेंटन। और ISO, ठीक है, ISO आपको पता है ISO सर्टिफिकेशन भी मिलती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है सर्गियो मुजिका। ठीक है, एंड अदर हाई ISO ऑफिशियल्स विल ऑल्सो अटेंड द इवेंट। तो ये कहाँ पे हो रहा है, इस बार इंडिया में हो रहा है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे पास ISO है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसका मतलब क्या होता है, ISO COPOLO का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर मतलब कि जो मार्केट में हम हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, ठीक है, वो मार्केट में जाते हैं और मार्केट से क्या लेते हैं, सामान लेते हैं। ठीक है, ताकि उनको अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मिले। ठीक है, और उनको कोई भी हैरासमेंट ना हो उनकी, अगर वो कस्टमर कुछ पैसे दे रहा है तो उनकी क्या मिलनी चाहिए, उसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग की या फिर कोई चीज़ उस तरह की उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन भी होंगे, वर्कशॉप्स भी होंगे ऑन रिलेटेड टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम द वेरियस एक्टिविटी एम्ड एट द एनहांसिंग द कस्टमर एंगेजमेंट इन द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ISO COPOLCO, ये क्या करती है, नोन एज द कमेटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी, मतलब कि कंज्यूमर्स पॉलिसीज के ऊपर कंज्यूमर का कोई भी यहाँ पे हरासमेंट ना हो, इसके लिए ये क्या बनाती है, एक पॉलिसीज बनाती है अंडर ISO, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवोकेटिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके क्या इंटरेस्ट है, उनको किस तरह की चीज़ें चाहिए, उनको किस तरह की क्वालिटी चाहिए,
ठीक है, उनके इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, इन द स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, मतलब कि जो एक पर्टिकुलर चीज़ है उसके स्टैंडर्डाइजेशन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर चीज़ है उसमें कितनी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए उस चीज़ की, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ कौन अश्योर करता है, ISO COPOLCO। ठीक है, इस बार की थीम क्या है, चैलेंजेस एंड गुड प्रैक्टिसेस फॉर द कंज्यूमर एंगेजमेंट, एम्पावरिंग कंज्यूमर, सस्टेनेबल फ्यूचर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड लीगल फ्रेमवर्क इसकी थीम है। वो बिकेम्स अ वर्ल्ड नंबर 1 मैंस जेवलिन रैंकिंग। तो ठीक है, तो मैन के जो भाला फेंकने वाली की जो रैंकिंग है पूरे के पूरे वर्ल्ड की, इसमें पहली बार जो है पहले नंबर पे आए हैं, दैट इज नीरज चोपड़ा। काफी टाइम पे दूसरे नंबर पे थे, तो पहले नंबर पे कौन था, पहले नंबर पे काफी टाइम से थे एंडरसन पीटर्स। ठीक है, अब एंडरसन पीटर्स जो है वो दूसरे नंबर पे चले गए हैं, और नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, उनका पहला नंबर आ गया है मैन की जेवलिन रैंकिंग में। ठीक है, नीरज चोपड़ा के जो पॉइंट्स हैं वो है 1455 पॉइंट्स इन, और उससे 22 कम है एंडरसन पीटर्स के। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने इंडिया को कहाँ कहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, लाइक 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में। ठीक है, 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। जकार्ता इंडोनेशिया में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। ठीक है, ओलंपिक गेम्स में टोक्यो जापान में भी इन्होंने गोल्ड जीता था, और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो यूनाइटेड स्टेट में हुई है वहाँ पे इनका दूसरा नंबर आया था। अब टॉप 5 मैन के जेवलिन थ्रो में पहले नंबर पे कौन है, नीरज चोपड़ा है। दूसरे नंबर पे एंडरसन पीटर्स हैं। तीसरे नंबर पे जाकूब वाल्डेच हैं चेक रिपब्लिक के। ठीक है, चौथे नंबर पे है जूलियन वेबर जो जर्मनी के हैं, और पांचवें नंबर पे है अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं। नेपाल डेजिग्नेट्स डैश एज ए स्पेशल टूरिज्म ईयर। ठीक है, नेपाल ने डिक्लेयर किया है कि जो ईयर 2025 है वो एक स्पेशल टूरिज्म ईयर जो है वो नेपाल के लिए घोषित कर दिया गया है। पूरी की पूरी ईयर 2025 की जो ईयर है वो स्पेशल टूरिज्म ईयर है नेपाल की। ठीक है, आपको पता है कि नेपाल की जो इकोनॉमी है उसका एक मेजर हिस्सा वो किसकी वजह से आता है, वो आता है टूरिज्म की वजह से। बट टूरिज्म जो है वो खत्म हुआ था कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से। तो अब धीरे धीरे से हम क्या हो रहा है, टूरिज्म वापस आ रहा है। तो टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए उन्होंने स्पेशल टूरिज्म ईयर जो है वो घोषित किया है 2025 को। ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, उन्होंने अनाउंस किया कि 2080 से 2090 का जो दशक है किसमें, विक्रमी संवत में। ठीक है, आजकल हमारे पास क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, बट विक्रमी संवत में आजकल चल रहा है 279 या 280 के आसपास। ठीक है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो 2080 हम विक्रमी संवत के कैलेंडर में है। ठीक है, तो उसी डेकेट को 2080 से 2090 का जो डेकेट है विक्रमी संवत का, उसको द विजिट नेपाल डेकेट जो है वो घोषित कर दिया गया है, और 2025 को स्पेशल ईयर फॉर टूरिज्म फॉर नेपाल जो है घोषित कर दिया गया है। अब नेपाल के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ किंगडम ऑफ नेपाल दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय शाह डायनेसिटी। इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री, सबको पता है, इन द साउथ एशिया। प्राइम मिनिस्टर है पुष्पकमल कमल दहल, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, कैपिटल है काठमांडू, एंड करेंसी है नेपालीज रूपी। कपिलेश्वर जो टेम्पल है विच इज सेट टू बी इंक्लूडेड इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट इज लोकेटेड इन द विच स्टेट, दैट इज सी उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक मंदिर है जिसका नाम है कपिलेश्वर टेम्पल। ठीक है, उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड मोनूमेंट की लिस्ट में जो है उसको ऐड कर लिया गया है। इस लिस्ट में क्या होगा, इस लिस्ट में जो भी मोनूमेंट्स होंगे ना, जितने भी हमारे पास इस तरह के प्राचीन जो स्तंभ है, प्राचीन की जो चीज़ें हैं, बहुत पुरानी पुरानी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को क्या करके रखता है, प्रोटेक्शन दे के रखता है। उनके रेनोवेशन में भी इनकी सहायता करते हैं ये। ठीक है, इनको रेनोवेशन करते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा फंड देते हैं ताकि ये जो प्राकृतिक धरोहर है, पूरा प्राचीन जो धरोहर है, उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो भुवनेश्वर इज नोन एज द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। वहीं पे हमारा कपिलेश्वर टेम्पल भी है। ठीक है, तो भुवनेश्वर कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ये कपिलेश्वर टेम्पल है। ठीक है,
तो इट इज सेड टू बी इंक्लूडेड, तो इसको हम इसको किस में इंक्लूड कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लिस्ट में इसको एडअप किया जाएगा। और ये 5वीं सेंचुरी का ये कपिलेश्वर टेम्पल है, ठीक है, जिसको एक बार रेनोवेट किया गया था, किसके द्वारा, गजापति कपिलेंद्र देव ने 14th सेंचुरी में, लगभग 100 साल, मतलब कि 1000 साल बाद, ठीक है, अबाउट 1000 साल बाद इसको रेनोवेट किया गया था। ठीक है, तो आपको खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 1600 से 1700 साल पुराना ये मंदिर है, तो इसको बचा के रखना हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, तभी इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट लिस्ट में इसको रखा गया है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो है कलिंगा स्टाइल स्ट्रक्चर, आपने याद रखना है। विच कंट्री टाई अप विद द IIT मद्रास टू सेट अप वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए IIT जो मद्रास है वो किस कंट्री के साथ टाई अप कर रहा है, वो कर रहा है इजराइल के साथ। तो आपको पता ही है इजराइल जो है वो वाटर मैनेजमेंट में, वाटर टेक्नोलॉजी में पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। ठीक है, तभी इंडिया ने अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वाटर टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट लाने के लिए, ताकि एंड जितनी मेरे पास इंडिया की वाटर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वाटर टेक्नोलॉजीज को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए इंडिया में, तो इंडिया और इजराइल ने क्या किया है, आपस में टाई अप किया है। ठीक है, इजराइल जो है वो इंडिया की हेल्प करेगा इस सारी की सारी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो आपको पता है ये इजराइल कहाँ पे है, इजराइल आपका यहाँ पे आता है इजिप्ट के पास, ठीक है, जॉर्डन के पास, एंड जेरूसलेम इसकी ये मानते हैं कि इनकी कैपिटल है। ठीक है, इस सीरिया के साथ भी इनका बॉर्डर है और मेडिटेरेनियन सी में इसका बॉर्डर लगता है। अब इजराइल के बारे में जानते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट है इसाक हेर्जोग, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शेकेल, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू यहाँ की। ठीक है, पॉपुलेशन है 9.3 मिलियन, इंडिपेंडेंस डे 14 मई 1948 को मनाते हैं। नेशनल एंथम है यहाँ पे हतिक्वा द होप। गवर्नमेंट यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। एरिया 20,770 स्क्वायर किलोमीटर और मेजर सिटीज यहाँ की है टेल अवीव, हाफिया, बीरशेबा एंड अशडोद। फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल रैंकिंग में डैश डैश पुट्स डैश डैश अमंग द टॉप 4 स्कूल्स इन द इंडिया। ठीक है, दैट इज डी, सॉरी डी नहीं है इसका सी आंसर है, दैट इज IIM कोझिकोडे। ठीक है, IIM जो कोझिकोडे है उसको फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल रैंकिंग में, ठीक है, टॉप 4 बिजनेस स्कूल में, इंडिया के टॉप 4 बिजनेस स्कूल में इसका नाम आया है, दैट इज IIM कोझिकोडे में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे हैज अचीव्ड द रिकॉग्निशन इन द प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल टाइम रैंकिंग 2023। ठीक है, फाइनेंशियल जो टाइम्स है उसकी उन्होंने एक रैंकिंग जारी की है 2023 में। ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस स्कूल हैं, बिजनेस के जितने भी स्कूल्स हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी एक रैंकिंग जारी करता है, उसमें भी इनका नाम आया है IIM कोझिकोडे का। ठीक है, IIM कोझिकोडे का पहली बार इस लिस्ट में नाम आया है और 72nd पोजीशन में है। ठीक है, टोटल इसमें 75 बिजनेस स्कूल्स है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 72nd नंबर पे है IIM कोझिकोडे। ठीक है, IIM कोझिकोडे इज द वन ऑफ ओनली 3 इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब कि 3 ही ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स हैं जो इस लिस्ट में है, उसमें से एक है IIM कोझिकोडे भी। ठीक है, एंड 4 इंडियन बी स्कूल्स टू बी फीचर्ड इन द टॉप 75 FT ओपन एनरोलमेंट एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग 2023। ठीक है, तो द FT रैंकिंग 2023 इन्वॉल्व डाटा कलेक्शन फ्रॉम 8 क्राइटेरिया, 8 डिफरेंट क्राइटेरिया थे, जिसमें जो है ये सारी की सारी रैंकिंग जो है वो तैयार की गई है। ठीक है, अब टॉप 5 रैंकिंग के कौन कौन से बिजनेस हैं, दैट इज IESE बिजनेस स्कूल्स। ठीक है, दूसरा है HES पेरिस। ठीक है, तीसरा है SRD बिजनेस स्कूल जो स्पेन का है। चौथे नंबर पे है NCED जो फ्रांस, सिंगापुर, UAE का है। एंड 5वें नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड SAD दैट इज ऑफ UK। और 47th नंबर पे इंडिया का सबसे बेस्ट जो मैनेजमेंट स्कूल है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। 65th नंबर पे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस और 72nd नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे।
स्टेट गवर्नमेंट टू लीगलाइज मोर देन 6,000 इलीगल कॉलोनीज इन द स्टेट। जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे 6,000 से ज़्यादा जो है इलीगल कॉलोनीज़ है, जो झुंगियाँ जिनको बोलते हैं हम, झुग्गियाँ, ठीक है, वहाँ पे 6,000 से ज़्यादा इलीगल कॉलोनीज़ हैं, उनको क्या कर दिया है, लीगलाइज कर दिया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इलीगल कॉलोनीज दैट कम एंड टू एग्जिस्ट बाय 31 दिसंबर 2022 विल बी लीगलाइज्ड। ठीक है, उनको रोड भी प्रोवाइड किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाएगी, वाटर भी दिया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम भी दिया जाएगा, इस तरह की सुविधाएं जो उनको दी जाएंगी। ठीक है, और इस डेवलपमेंट करने के लिए उनसे कोई भी फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। ठीक है, फ्रॉम द रेजिडेंट ऑफ दीज कॉलोनीज। ठीक है, जो अर्बन के एरिया के पुअर हैं, गरीब हैं और लेबरर हैं, ठीक है, जो मजदूर हैं, उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? उनको 5 रुपए में खाना भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। सो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया आफ्टर राजस्थान। ठीक है, इन टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021, मध्य प्रदेश हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। ठीक है, इन टर्म ऑफ एरिया 25.14% ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। सो चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है, कैपिटल है भोपाल। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, किस किस के फील्ड में? माइग्रेशन के फील्ड में, मोबिलिटी पार्टनरशिप के फील्ड में और ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में। ठीक है, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप मतलब कि इंडिया से जो लोग जाते हैं कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से जो लोग इंडिया आते हैं उनकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, एंड ग्रीन हाइड्रोजन में अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए ये जो है MOU एग्रीमेंट्स जो है वो साइन हुए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सो MOU वॉज एक्सचेंज आफ्टर द बायलेटरल मीटिंग, किस किस के बीच में? PM नरेंद्र मोदी और एंथनी एल्बनीज़। ठीक है, नरेंद्र मोदी इंडिया के PM एंड एंथनी एल्बनीज़ कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के काउंटर पार्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो और अभी आपको पता है कि जो वर्ल्ड कप है, ODI वर्ल्ड कप क्रिकेट का, वो इंडिया में होने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया दैट इज़ एल्बनीज़ और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस को इंडिया में वर्ल्ड कप के लिए इनवाइट किया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। आपको पता है ये सोवरेन कंट्री है, लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैपिटल इसकी कैनबरा है। गवर्नमेंट फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। एम्परर चार्ल्स III एंड गवर्नर जनरल डेविड हर्ले एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी एल्बनीज़। BCCI ropes in Adidas एज न्यू किट स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की एक ड्रेस होती है, एक किट होती है। ठीक है, उसके जो स्पॉन्सर थे पहले वो थे केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा? एडिडास के द्वारा। अब जो क्लोथिंग होगी, जितना भी किट होगी, जो पूरी की पूरी किट है इंडियन क्रिकेट टीम की, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा एडिडास। एडिडास एक जर्मन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, एक कंपनी है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एथलेटिक फुटवियर के लिए एंड इक्विपमेंट्स के लिए। ठीक है, जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वो भी इन्हीं से किट्स वगैरह स्पॉन्सर इन्होंने की हुई है। ठीक है, BCCI ने ये जो एडिडास के साथ जो है किट स्पॉन्सरशिप के लिए 5 साल का अनुबंध जो है वो किया है। किसके साथ? एडिडास के साथ। कितने करोड़ का? 250 करोड़ की ये डील है। ठीक है, BCCI के बारे में जानते हैं। BCCI इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ये नेशनल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी है फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, और जितने भी इंडिया में फंक्शन है क्रिकेट के वो BCCI के द्वारा होल्ड किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ठीक है, BCCI मैनेज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिकेट इन इंडिया एज वेल एज ओवरसीज, मतलब कि इंटरनेशनली भी ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सो द BCCI ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक भी होते हैं इसमें, इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी होते हैं और सीरीज़ भी इसमें होती है कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1928 में ये बना था। प्रेसिडेंट इसके आजकल है रोजर बिनी और CEO है हेमंग एमिन। जो हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट है किसके लिए? किसके लिए? टू प्रमोट द ग्रीन शिपिंग। ठीक है, वो दिया जाएगा किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वो कितना % दिया जाएगा? 30% जो है वो दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, फाइनेंशियल
30% ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट इज टू बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके लिए? टू प्रमोट द ग्रीन शिपिंग। ठीक है, अब ग्रीन शिपिंग के बारे में जानते हैं। जिस तरह से आप सपोज कर लो जैसे इंडिया है, इंडिया क्या होगा, किसी और कंट्रीज़ के लिए सामान भेजेगा तो किसके द्वारा होता है? सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो होती है शिप्स के थ्रू। ठीक है, जो जहाज होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, उसके थ्रू। ठीक है, अब समुद्री जहाज किससे चलते हैं? ये डीजल से चलते हैं, इसमें बहुत सारा पेट्रोल चाहिए होता है या फिर फ्यूल चाहिए होता है। ठीक है, इन जनरल हमें फ्यूल चाहिए होता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो उसमें से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और भी ग्रीन हाउसेज गैसेज निकलती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इस पोल्यूशन को कम करने के लिए दूसरा जो पोर्ट्स हैं उनको डिजिटलाइज करने के लिए जो है ये 30% की फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके लिए? टू प्रमोट द ग्रीन शिपिंग। ठीक है, सो पोर्ट शिपिंग एंड वाटर बेस को मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि हम फोकस करेंगे ग्रीन शिपिंग के लिए एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ पोर्ट्स के लिए। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, ठीक है, वो क्रिएट किए जाएंगे कहाँ पे? दीनदयाल जो पोर्ट है कांडला गुजरात में, एंड चिदम्बरम पोर्ट जो कि टूटिकोरिन में है, वहाँ पे जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, 2 टग्स ईच विल बी प्रोक्योर्ड फॉर जवाहरलाल नेहरू, वीओ चिदम्बरम एंड पारादीप एंड दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, इस सिंगल विंडो, अब क्या किया जाएगा? एक सिंगल विंडो बनाई जाएगी जहाँ पे रिवर एंड सी क्रूजेस की बुकिंग जो है वो होगी, और ये बुकिंग क्या होगी? डिजिटल फॉर्म में होगी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एंड टूटिकोरिन पोर्ट्स जो है हमारे पास, दैट विल बी मेड अप बाय स्मार्ट पोर्ट्स बाय द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब ग्रीन शिपिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं हमारी शिप से उसको कम से कम करना है ताकि हम अपनी इन्वायरमेंट को बचा सकें। 76 जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है? दैट इज सी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आपने याद रखना है जो वर्ल्ड हेल्थ की जो असेंबली होती है ना वो हमेशा जिनेवा स्विट्जरलैंड में होती है। ठीक है, ये इस बार कौन सी इसका एडिशन था? 76वां एडिशन था। हमारे यहाँ से इंडिया से मनसुख मांडविया जो हमारे पास यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को इन 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया ने उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इवेंट्स को एड्रेस किया, लाइक हील इन इंडिया, हील बाय इंडिया, एज वेल एज टुगेदर वी फाइट अगेंस्ट टीबी। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं वहाँ पे हुए जहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया लोगों को। ठीक है, इस दौरान इंडिया के जो मांडविया है उन्होंने बहुत ही कंट्रीज़ के साथ बायलेटरल मीटिंग की, लाइक सिंगापुर, फ्रांस, नीदरलैंड, यूएसए, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कतर एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भी इन्होंने क्या किया? मीटिंग्स की, बायलेटरल और मल्टीलेटरल मीटिंग भी यहाँ पे हुई। किस किस के बीच में? ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में, लाइक ब्राज़ील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के बीच में। किसकी मीटिंग हुई? इंडिया की मीटिंग हुई। मछलीपट्टनम जो पोर्ट है वो कौन सी स्टेट पे है? दैट इज डी आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश में जो है एक मछलीपट्टनम पोर्ट है उसको डेवलप किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। उसका इनॉग्रेशन जो है वो वहाँ के आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी, उन्होंने इसका लॉन्च किया। ठीक है, मछलीपट्टनम पोर्ट वर्क। ठीक है, मछलीपट्टनम पोर्ट का जो काम है उसको उन्होंने स्टार्ट किया जो कि 5,156 करोड़ का प्रोग्राम है। ठीक है, मछलीपट्टनम पोर्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, इट इज़ प्रपोज्ड डीप सी पोर्ट। ये एक डीप सी पोर्ट है बे ऑफ बंगाल की कोस्ट पे जो कि मछलीपट्टनम में बनाया जा रहा है। इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? मछलीपट्टनम पोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, और अब आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना जो स्टेट्स हैं यहाँ से जो भी चीज़ें हम बाहर वाले देशों के लिए भेजेंगे, लाइक कोयला, फर्टिलाइजर, कुकिंग ऑयल, कंटेनर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सीमेंट, ग्रेनाइट, सीमेंट, क्लिंकर, आयरन और जितनी भी ये सारी की सारी चीज़ें हैं हमने बाहर वाले देशों को भेजनी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। तो इसके लिए ये वाला पोर्ट जो मछलीपट्टनम पोर्ट है उसका यूज किया जाएगा। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेस ऑपरेशन ध्वस्त? ठीक है, ऑपरेशन ध्वस्त जो है वो स्टार्ट किया गया NIA के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा एक ऑपरेशन था जो इसका नाम है ऑपरेशन ध्वस्त। ठीक है, इसका कोड नेम यही था ऑपरेशन ध्वस्त। ठीक है, ये किसने करवाया? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर 324 जगह पे छापे मारे। कहाँ पे? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान में। किसको पकड़ने के लिए? ड्रग स्मगलर्स एंड वेपन्स
स्मगलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको ना होने देने के लिए। ठीक है, इसमें क्या थे, इसमें बहुत सारे नेक्सस एमंग टेररिस्ट, गैंगस्टर्स एंड ड्रग डीलर्स, उनको क्या किया गया, पकड़ा गया। ठीक है, और इसमें 3 पर्सन को इसमें क्या किया गया, has been arrested which has very much connection with the multi-state raid conducted in the 3 cases relating to the nexus among the terrorist, gangster and drug dealers। ठीक है, जो ये ड्रग डीलिंग हो रही है, ठीक है, स्मगलिंग ऑफ ड्रग हो रहा है, स्मगलिंग ऑफ वेपन हो रहा है, ये सारे के सारे जो इससे जो पैसा आएगा, इससे जो अर्निंग होगी, वो टारगेट किलिंग में, एक्सटॉर्शन में और टेरर फंडिंग लाइक प्रो खालिस्तानी वाले जो लोग हैं, वो वाला ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे थे, तभी इन लोगों को पकड़ा है। ठीक है, सो ऑपरेशन ध्वस्त जो है आपने याद रखना है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था विद द हेल्प ऑफ पंजाब पुलिस एंड हरियाणा पुलिस। Saurav Ganguly has been named as the brand ambassador of that is B त्रिपुरा टूरिज्म। सो त्रिपुरा जो टूरिज्म है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सौरभ गांगुली जी को बनाया गया है। ठीक है, तो आपको पता ही है त्रिपुरा इज़ द नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट है। ये इसका जो बॉर्डर लगता है ना, वो कहाँ पे लगता है, आप यहाँ पे जिसको चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका जो बॉर्डर लगता है आपका लगता है असम, ठीक है, मिज़ोरम के साथ लगता है, असम और मिज़ोरम के साथ। ठीक है, और यहाँ पे ये किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, त्रिपुरा जो है वो 8 डिस्ट्रिक्ट में बंटा हुआ है, इसमें 23 सब डिविजन्स हैं और इसकी कैपिटल है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा हैज़ 19 डिफरेंट, यहाँ पे 19 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बंगाली लोग हैं। बंगाली जो पॉपुलेशन है त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बोले जाने वाली जो लैंग्वेजेज़ हैं वो है बंगाली, इंग्लिश एंड कोकब्रोक, आपने याद रखना है, ये भी त्रिपुरा की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक स्टेट बनी थी फुल फ्लैज स्टेट इन 1972। ठीक है, और यहाँ पे एक ही मेजर हाईवे है, नेशनल हाईवे है NH8। ठीक है, NH8 ही यहाँ पे एक मात्र नेशनल हाईवे है। ठीक है, विच कनेक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे 5 माउंटेन रेंजेस हैं लाइक हथाई कुटूर, अथारमुरा, लंगथराई, शाखान एंड जम्पुई हिल्स। आपने ये याद रखनी है, आपसे कोई भी एक हिल्स पूछ के या कोई भी एक माउंटेन रेंज पूछ के ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी स्टेट से है, तो ये है त्रिपुरा की। और यहाँ पे ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है जब साउथ वेस्ट मानसून आता है। अब साउथ वेस्ट मानसून कब आता है, वो आता है जून जुलाई में, जून जुलाई के आसपास आता है। ठीक है, उस टाइम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, बारिश होती है। व्हाट इज AI रावत। सो AI रावत क्या है, ये इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रावत ये कंप्यूटर का नाम है। तो इंडिया का जो AI है, सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है A रावत। ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इसका रैंक जो है 75th आया हुआ है टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में। सो आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है ऐरावत इंस्टॉल्ड इन सीडेक पुणे हैज बीन रैंक्ड एज 75 इन द टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे अनाउंस किया गया, एक 61st जो एडिशन हो रहा था किसका, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस का, ISC 2023 का, जो कि जर्मनी में हुआ। वहां पे क्या किया गया, इस जो A रावत है इसको रैंकिंग मिली है 75th। ठीक है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ A रावत एट सीडेक पुणे इज द पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ AI इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में जानते हैं। ये लॉन्च किया गया था 2015 में। तो इसका मेन मोटिव यही है, इसका एम बिल्कुल यही है कि हमने इस तरह के सुपर कंप्यूटर्स बनाने हैं जो ज़्यादा फास्ट जो है वो कैलकुलेशन कर सके और अपना रिस्पॉन्स जो है बहुत जल्दी दे सके। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर्स। द एम ऑफ द मिशन इज टू एनहांस द रिसर्च कैपेसिटी इन द कंट्री टू फॉर्म ए सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड। ठीक है, तो ये हमारा डिजिटल इंडिया का भी पार्ट है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का भी एक पार्ट है। ठीक है, जो ये मिशन है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, ये जॉइंटली जो है कौन कौन देख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये दोनों इसको देख रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट द सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर है वर्ल्ड में वो है चाइना के पास,
दूसरे नंबर पे है यूएसए, तीसरे पे है जापान, चौथे पे है फ्रांस, पांचवें पे जर्मनी, फिर नीदरलैंड, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। इंडिया का पहला जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000। सो परम सीरीज इंडिया की सुपर कंप्यूटर की है। ठीक है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड इंडिजीनियसली वो है परम शिवाय, इंस्टॉल्ड इन IIT BHU। ठीक है, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, परम संगणक आर द सम ऑफ द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। और एक परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है जिसका रैंक आया है 63rd इन टॉप 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। डैश डैश टू बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द हेल्थ वार्निंग ऑन अल्कोहल। अब अल्कोहल जो होता है, शराब की जो बोतल होती है, उसके ऊपर सारी की सारी वार्निंग्स रिलेटेड टू योर हेल्थ कि ये आपकी हेल्थ को किस तरह से बैड इफेक्ट डालता है। ठीक है, कि लिवर डिजीज हो जाती है, इससे हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर आ जाता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी और बहुत सारे रिस्क आ जाएंगे। वो सारा का सारा वो इस बोतल के ऊपर लिखेंगे, अल्कोहल की बोतल के ऊपर। ठीक है, वार्निंग्स इसके ऊपर दी जाएगी ताकि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकें। ठीक है, शराब के नुकसान से एंड टू अवॉइड द अल्कोहल के कंजप्शन को, ताकि अल्कोहल के कंजप्शन से जो रिस्क होते हैं उसको कम किया जा सके और लोगों को एजुकेट किया जा सके। ठीक है, तो ये सारा का सारा पहली बार पूरे के पूरे वर्ल्ड में कौन कर रहा है? आयरलैंड। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बारे में जानते हैं। इट इज अ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, आपको पता है, वी शेयर द बाउंड्री विद द ग्रेट ब्रिटेन। और पार्लियामेंट जो होती है जो आयरलैंड की, उसको बोलते हैं ऑरिक्स। And the lower house of the parliament is called Dáil and the upper house is called Senedd Éireann, जिसको सेनेट भी बोलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड दैट इज मिचेल डी हिगिंस एंड करेंसी यूरो एंड कैपिटल इज डबलिन। इंडिया हैज ओवर 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स टू दैट इज सी बांग्लादेश। तो इंडिया ने क्या किया है? बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज, खुली गेज के जो 20 लोकोमोटिव्स हैं रेलवे के, वो प्रेजेंट किए हैं किसको? बांग्लादेश को। ठीक है, इस तरह से हमारा बायलैटरल कॉर्पोरेशन भी रेलवे के क्षेत्र में इंडिया और बांग्लादेश के साथ जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, दिस इनिशिएटिव एम्ड एट द मीटिंग द ग्रोइंग डिमांड ऑफ पैसेंजर एंड फ्लाइट ट्रैफिक बिटवीन द टू नेबर कंट्री। मतलब कि दोनों नेबर कंट्रीज में हमारा ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पैसेंजर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो है ये 20 लोकोमोटिव इंडिया ने बांग्लादेश को दिए हैं। ठीक है, इंडिया के जो रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव एंड बांग्लादेश के रेलवे मिनिस्टर नूरुल इस्लाम सुजन, ये इन्होंने आपस में मीटिंग की और यहाँ पे ये 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव इंडिया ने बांग्लादेश को दे दिए हैं। अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। इसकी कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड प्रेसिडेंट इन मोहम्मद शहाबुद्दीन एंड करेंसी इज टका। स्टेट बिकम्स द फर्स्ट, इंडिया की पहली स्टेट जो पूरी तरह से ई गवर्नमेंट स्टेट है, अचीविंग टोटल ई गवर्नेंस इज केरला। सो केरला ऐसी स्टेट है, इंडिया की पहली स्टेट है जो पूरी की पूरी तरह से अपने आप को क्या बनाएगी? फुली ई गवर्नेंस वाली स्टेट बनाएगी। अभी डिक्लेयर नहीं होगा, डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ये कंट्री की पहली टोटल ई गवर्नड स्टेट है। मतलब कि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो सारी की सारी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर सके, इसमें अपना वो ट्रांसपेरेंसी आ जाए, जितने भी सारी की सारी चीज़ें हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए, लोगों को विश्वास हो आपके ऊपर। ठीक है, असेसिबिलिटी, जितने भी सिटीजन्स हैं वो सारी की सारी उन सुविधाओं का क्या कर सके, असेसिबल हो उनको। ठीक है, 100% डिजिटल लिटरेसी हो, मतलब कि सारे के सारे लोग डिजिटलाइजेशन का यूज़ कर सके अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप्स में। ठीक है, तो और इसी के साथ ही फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट जो है इंडिया की वो भी केरला ही है। ठीक है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी वो करना चाहते हैं, मतलब कि नॉलेज सबसे ज़्यादा वो नॉलेज क्या करना चाहते हैं, अपने लोगों में नॉलेज देना चाहते हैं थ्रू डिजिटल के थ्रू, एंड 100% डिजिटल लिटरेसी जो लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो केरला ने स्टार्ट किया है, और इसी के चलते जो केरला की गवर्नमेंट है वो पहली स्टेट बन गई है पूरे के पूरे इंडिया की विच इज़ फुली ई गवर्नमेंट
हु लॉन्च्ड गेन्स 2023 स्टार्टअप चैलेंज इन कोलकाता। तो कोलकाता में गेन्स 2023 जो है वो स्टार्टअप चैलेंज है, वो कोलकाता में किसके द्वारा खोला गया? दैट इज जीआरएससी के द्वारा। जीआरएससी का मतलब होता है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मतलब कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जीआरएससी, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ये शिप्स बनाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास बड़ी बड़ी शिप्स होती है ना, उनको ये बनाता है। ये लीडिंग डिफेंस शिपयार्ड, जितनी भी हमारे पास शिपयार्ड्स होती है डिफेंस से रिलेटेड, वो सारी की सारी ये बनाते हैं, सारी की सारी नहीं, उसमें से कुछ एक जो है वो जीआरएससी बनाता है, ठीक है। उन्होंने एक प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है, जीआरएससी एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, ठीक है, जिसका नाम है गेन्स 2023 इन कोलकाता। इसका मेन मोटिव यही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एडवांसमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स है, वो हमने शिप बिल्डिंग में लगाने हैं, ताकि शिप बिल्डिंग में जो डिफेंस के लिए हम शिप बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, और जितने भी इसमें बहुत सारे हम शिप्स बनाते हैं, बहुत सारे हम जो पनडुब्बियां होती हैं उनको भी बनाते हैं, तो उसके क्षेत्र में एक क्या आ जाए, एक रेवोल्यूशन आ जाए, उसके लिए ये गेन्स 2023 स्टार्टअप चैलेंज जो है वो कोलकाता में स्टार्ट किया गया है। गेन्स का मतलब है जी से जीआरएससी, ए से एक्सेलेरेटेड, आई से इनोवेशन, एन से नर्चरिंग, एस से स्कीम्स, तो 2023, ठीक है। द मेन फोकस ऑफ द एरिया ऑफ द जीआरएससी इज एंड गेन्स चैलेंज 2023 आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने जो शिप्स हैं, डिफेंस वाली जो शिप्स है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना है, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करना है ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे, एनर्जी एफिशिएंसी, कम से कम वो एनर्जी यूज़ करे, ठीक है, एंड एफिशिएंसी एनहांसमेंट, जो हमारे पास एफिशिएंसी आजकल चल रही है, एफिशिएंसी मतलब कि थोड़े से फ्यूल से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, डिस्टेंस ट्रैवल कर सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम उससे ले सके उन शिप से। इस तरह की जो शिप्स है हमने बिल्ड करनी है। एनीवन विद द पैशन फॉर द इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड विजनरी थिंकिंग कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेन्स 2023 चैलेंज बाय द विजिटिंग जीआरएससी वेबसाइट। वो विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर टाइम शेल्टर, ठीक है। बुकर प्राइज इस बार किसको मिला है? दैट इज दी जॉर्जी गैस्पोडिनोव, ठीक है। गैस्पोडिनोव, जो जॉर्जी गैस्पोडिनोव है, उनको मिला है बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। तो जॉर्जी गैस्पोडिनोव कैप्टिवेटिंग नोवेल, ठीक है, इनकी एक नोवेल है जिसका नाम है टाइम शेल्टर, उसको क्या मिला है? उसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जिसको ट्रांसलेट किया गया है बाय एंजेला रोडेल, हैज सिक्योर्ड द प्रेस्टिजियस 2023 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बुल्गारिया के एक नोवेलिस्ट है, ठीक है, जिनका नाम है जॉर्जी गैस्पोडिनोव। उनको पहली बार, मतलब कि किसी भी बुल्गारियन को पहली बार ये अवार्ड मिला है। कुछ और अवार्ड्स अप्रैल के महीने में, लाइक ग्लोबल ग्लोब अवार्ड किसको मिला है? पीजीसीआईएल को। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल व्लादिमीर जेलेंस्की को। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स कालियामापुडी को, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड भारत बायोटेक वैक्सीन को मिला है। उद्योग रत्न अवार्ड किसको मिला है? नीलेश भगवान सांबरे को, ठीक है। बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता जी को। एंड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड मिला है राज सुब्रमण्यम जी को। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस डैश डैश ए मल्टीलैंग्वेज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट फॉर द रूरल इंडिया। जो हमारे पास रूरल इंडिया है, गांव वाला इंडिया है, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक चैटबॉट जो है वो किसने अनाउंस किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है, जिसका नाम है जुगलबंदी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च जुगलबंदी, अ जनरेटिव AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रिवन मल्टीलिंगुअल चैटबॉट एक्सेसिबल वाया पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा? इसमें आपकी कोई भी क्वेरी है, आप बोल के, ठीक है, जिस तरह से आप बोलोगे उसी तरह से आपकी क्वेरी है वो इसके अंदर चली जाएगी। और ये यहाँ से अगर आप लिख के चाहिए उसका आंसर तो वो लिख के भी दे देगा, अगर आपको बोल के उसका आंसर चाहिए तो वो बोल के भी बोल देगा। तो ये इस तरह की एक पहल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। द बोट हैज बीन स्पेशली मेड फॉर द कवर द रूरल एरिया ऑफ इंडिया विच आरंट इजीली
पेनिट्रेटेड थ्रू द मीडिया एंड लैक ऑफ एक्सेस टू द गवर्नमेंट्स वेलफेयर एक्टिविटीज। सो किसी भी तरह की जो रूरल इंडिया है वहाँ पे अगर किसी को कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं पहुँच रही है तो वो उसके ऊपर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और गवर्नमेंट तक हमारे पहुँच सकते हैं। जैसे वो अपने इस तरह से रूरल एरिया का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट भी हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल और इसमें क्या होगा, इसमें आपको पता है कि जो रूरल इंडिया है वहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर रहता है, ठीक है। तो उनकी अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, ये आंसर करेंगे। आप क्वेश्चन भी अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो और आंसर भी आपको अपनी लैंग्वेज में ही मिलेगा। द चैटबॉट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा इसको बनाया गया है, AI फॉर भारत इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन आपने याद रखनी है। इट एम्ड फॉर द प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज असिस्टेंट बाय द अंडरस्टैंडिंग यूजर क्वेरी इन द मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें है, वेदर स्पोकन और टाइप्ड, मतलब कि आप बोल के भी कर सकते हो और टाइप के करके भी कर सकते हो, ठीक है। The chatbot was launched in April and has been tested in Bivan। बिवान एक विलेज है कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली के आसपास, वहां पे इसको टेस्ट भी किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स हैं रिडमोंड वाशिंगटन USA। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंड कब हुआ था, 4 अप्रैल 1975 को, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स, पॉल एलन, एंड माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एंड CEO आजकल कौन है, सत्या नडेला। Who has been elected as the new president of Basketball Federation of India, that is a डॉक्टर के गोविंदराज। तो डॉक्टर के गोविंदराज को नया प्रेसिडेंट जो है घोषित कर दिया गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। डॉक्टर के गोविंदराज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, ठीक है, एशिया। ही इज अ कांग्रेस MLC, ठीक है। ही इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ये पहले से है और प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केट फेडरेशन भी इनको चूज किया गया है, ठीक है। द एंड प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका ओलंपिक एसोसिएशन के भी ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो this is the for the first time that Indian has been nominated as the president of FIBA in Asia। तो इनको FIBA का जो एशिया, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो एशिया में काम करता है, उसके प्रेसिडेंट के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी है, ठीक है। एंड एशिया, सॉरी, has been elected as the president of the International Basketball Federation Asia, ठीक है, एशिया के लिए। एंड बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी है क्या प्रेसिडेंट है, और बास्केटबॉल जो फेडरेशन एशिया है उसके भी ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। और साथ में ये कर्नाटका ओलंपिक एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट है। सो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन इज गवर्निंग बॉडी फॉर द सपोर्ट ऑफ द बास्केटबॉल वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो 1932 में इसको बनाया गया था, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, हेडक्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द overseeing regulating international basketball competition including the FIBA Basketball World Cup, Continental Championship and the Olympic Basketball टूर्नामेंट। स्टेट लॉन्च्ड शासन अपल्यादारी इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो शासन अपल्यादारी एक इनिशिएटिव है जिसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट बनाने की जो स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी एक जगह पे उपलब्ध होंगी सिटीजन्स के लिए। तो इस तरह की ये स्कीम है शासन अपल्यादारी स्कीम। इसके अकॉर्डिंगली एक कैंप लगेगा, कैंप में बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में वहाँ पे बताएंगे, वहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट होंगे, या डॉक्यूमेंट किसी ने बनाने हो तो वहीं पे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्कीम जो है वो लॉन्च की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। एकनाथ शिंदे वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लॉन्च द शासन अपल्यादारी इनिशिएटिव, ठीक है। कहाँ पे, 17 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, ठीक है। अराउंड 75,000 लोकल पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस कैंप, ठीक है। लोगों को क्या करना पड़ता था, जैसे एक ऑफिस में होता है, ठीक है, बहुत सारे ऑफिस हैं, पहले एक ऑफिस में जाना पड़ता था, फिर दूसरे, फिर तीसरे, तो फिर जाके उनका डॉक्यूमेंट कहीं पे बनता था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस तरह से ये कैंप्स लगाएंगे, कैंप में सारी की सारी चीज़ें आपकी एक ही जगह पे उपलब्ध करवा दी जाएंगी और एक ही जगह पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे और सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अबाउट महाराष्ट्र, it is located in the western part of India and cover the significant part of the Deccan Plateau as we know that, ठीक है। CM यहाँ के एकनाथ शिंदे जी है, गवर्नर है रमेश बाइस, ऑफिशियल एनिमल है इंडियन जेंट स्क्वेल, ऑफिशियल बर्ड है येलो फुटेड ग्रीन पिजन एंड ऑफिशियल डांस इज लवनी।
who launches UPI payment for features phone users bringing financial inclusion to all। मतलब कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमने सभी लोगों को लेके आना है, ठीक है। मतलब हमारे पास जो स्मार्टफोन्स है वही क्या यूज़ कर सकते थे, गूगल पे, फोन पे, UPI वही यूज़ कर सकते थे। अब क्या है, जो फीचर RBI ने कुछ टाइम पहले एक फ़ीचर निकाला था कि हम जो फीचर फ़ोन है, इस तरह के बटन वाले जो फ़ोन है, वो इस तरह से 1 2 3 पे के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी पेमेंट जो है वो डिजिटलाइज कर सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो गपशप.io है, गपशप.io एक बात करने वाली कन्वर्सेशनल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से व्हाट्सएप वगैरह होते हैं ना, इसी तरह का ये एक प्लेटफॉर्म है। उन्होंने क्या बोला है, वो भी UPI पेमेंट जो है वो करवाएंगे एक ऐप के थ्रू जिसका नाम है GS पे। GS मतलब गपशप पे, ठीक है। इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। और जो जिनके पास इस तरह के फ़ोन्स हैं, हैंडसेट फ़ोन्स हैं, ठीक है, बटन वाले फ़ोन्स हैं, तो यूजिंग SMS के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो UPI 1 2 3 जो पे सिस्टम है वो RBI ने लॉन्च किया था, ठीक है। किसके साथ मिलकर, NPCI के साथ मिलकर, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। गपशप.io इज़ मेकिंग डिजिटल पेमेंट एक्सेसिबल वाइडर ऑडियंस, ठीक है। तो बहुत सारी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए जो गपशप.io है उन्होंने ये लॉन्च किया है, ठीक है। और एडिशनली इसमें कनेक्टिविटी स्कैन QR कोड्स भी इसके थ्रू हम स्कैन कर सकते हैं। इसमें छोटा सा कैमरा होगा, ठीक है, उसके थ्रू QR कोड्स भी इसमें हम स्कैन कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डैश डैश कोलैबोरेटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूनानी मेडिसिन सिस्टम, दैट इज B मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर्स है वो उन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूनानी मेडिसिन की जो पद्धति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में फैलाने के लिए जो है ये एक साथ आए हैं। कौन कौन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, आपस में आए हैं ताकि यूनानी का जो सिस्टम है, यूनानी जो पद्धति है हेल्थ सर्विसेज की, मेडिसिन सर्विसेज की इंडिया में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब यूनानी क्या है, यूनानी मेडिसिन क्या है, एक ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, ठीक है, हीलिंग एंड हेल्थ मेंटेनेंस का, ठीक है, जो कि साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था एंशियंट टाइम में, ठीक है। और इसको कौन लेके आए थे इंडिया में, दैट इज़ एंशियंट ग्रीक जो फिजिशियंस हैं वो इसको लेके आए थे। उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रमोट करना है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स आपस में मिल गए हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज ग्रांटेड RS 45.34 करोड़ अंडर द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम विच इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो यूनानी मेडिसिन will be upgraded with the support of this scheme। हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर और बेंगलुरु में इसके क्या आ गए, अपग्रेडेड वर्जन जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे, सपोर्टिव किए जाएंगे, ठीक है। गोवा साइंड MOU with which state for strengthening tourism corporation, that is D उत्तराखंड। तो आपको पता है गोवा भी एक ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छी स्टेट है, और उत्तराखंड भी काफ़ी अच्छी फेमस है अपने ट्रैवलिंग के लिए। तो गोवा और उत्तराखंड ने आपस में मिलके एक MOU साइन किया है जिसके अकॉर्डिंगली वो अपने टूरिज्म सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। गोवा में भी, ठीक है, जिस तरह से बहुत सारे लोग गोवा आते हैं, ठीक है, वहाँ पे होर्डिंग्स लगेंगे, कुछ एक ऐसे इनिशिएटिव्स होंगे कि आपको उत्तराखंड के लिए भी वहाँ पे वो एनकरेज करेंगे जाने के लिए। और उत्तराखंड में अगर कोई टूरिस्ट आता है तो वो एनकरेज करेंगे गोवा पे जाने के लिए। तो इस तरह का ये MOU है, म्यूचुअल MOU बिटवीन गोवा एंड उत्तराखंड जो है वो लॉन्च हुआ है, ठीक है। गोवा एंड उत्तराखंड एम्स टू प्रमोट द बायलैटरल कॉर्पोरेशन इन ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर एंड फैसिलिटेट ट्रैवल बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है। इट एम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ, ठीक है, यही है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो गोवा भी आए, उत्तराखंड भी आए, ठीक है। तो टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, ठीक है, शो केशिंग द इंडिया का जो रिच कल्चर है उसको शो करने के लिए, डाइवर्सिटी को शो करने के लिए, देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसमें की जाएंगी। मतलब कि अपने टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए गोवा और उत्तराखंड दोनों आपस में मिल गए हैं, ठीक है। थ्रू दिस पार्टनरशिप दे आर लुकिंग फॉरवर्ड द शो केसिंग ब्यूटीफुल एंशियंट टेम्पल ऑफ गोवा एज ए पार्ट ऑफ द सर्किट कनेक्शन दक्षिण काशी विद उत्तर काशी,
ठीक है। उत्तरकाशी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने ये कर लिया दक्षिण काशी। दक्षिण काशी मतलब कि गोवा के जो टेम्पल्स हैं उनको शोकेस करेंगे, तो उसी उसकी तरह से वो टूरिस्ट हो वो अट्रैक्ट होगा कि ये दक्षिण काशी क्या है भाई, तो वो वहाँ का टिकट काट के वहाँ पे ट्रैवल करेगा, एक तरह से जिज्ञासा पैदा करेगा। ठीक है। एमओयू विल इंक्रीज द डायरेक्ट फ्लाइट। ठीक है, जो गोवा और उत्तराखंड है इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, गोवा से डायरेक्टली आपको उत्तराखंड के लिए फ्लाइट मिलेगी और उत्तराखंड से गोवा के लिए भी आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलेगी। Which in Indian origin Sikh becomes first turban wearing Lord Mayor in UK city Coventry। ठीक है, यूके की एक सिटी है कन्वेंट्री। ठीक है, कन्वेंट्री सिटी इन द वेस्ट मिडलैंड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। वहां पे पहली बार फर्स्ट टाइम टर्बन वियरिंग, जो इस तरह की पगड़ी पहने हुए पहले जो लॉर्ड मेयर है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, सिख कम्युनिटी के हैं। वो कौन बने हैं? वो बने हैं जसवंत सिंह बिरडी जी। ठीक है, ये पहली बार बने हैं कोई सिख किसी लॉर्ड मेयर बने हैं किसी यूके की सिटी के। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की सिटी के। ठीक है, और ये इंडियन ओरिजिन के हैं। सिख काउंसलर बिरडीज अपॉइंटमेंट मार्क एज ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द सिटी हिस्ट्री, टेकिंग एज द रोल ऑफ द लॉर्ड मेयर एंड ऑल्सो मीन्स। ठीक है, लॉर्ड मेयर की जो पोस्ट होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये सबसे बड़ी पोजीशन होती है चेयरमैन की इन सिटी काउंसिल में। ठीक है, इन हिज न्यू पोजीशन बीडी विल सर्व एज द नॉन पॉलिटिकल एंड सेरेमोनियल हेड ऑफ द कन्वेंट्री। Which state had recently commenced removal of dotted lands in the state from prohibited list। अब dotted lands क्या है? dotted lands ऐसा एरिया होता है ना जो किसी का भी नहीं है, मतलब कि वो सरकार का भी नहीं है ना किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, मतलब कि वो किसी का भी नहीं, कोई भी उसके लिए ऑनरशिप और किसी की भी ओनरशिप उस पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है, तो वो डॉटेड लाइंस में आता है। तो इस तरह के जो एरियाज़ हैं डॉटेड लैंड वाले एरिया, उनको जो है अपनी स्टेट में किसने प्रोहिबिट किया है? ठीक है, वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने डॉटेड लैंड, डिस्प्यूटेड लैंड। ठीक है, डॉटेड लैंड मतलब कि डिस्प्यूटेड लैंड, जिनका कोई भी ओनरशिप नहीं है, कोई भी उनका वारिस नहीं है, कोई भी उनका ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स नहीं है किसी के पास भी। ठीक है, इस तरह की लैंड्स इस तरह की लैंड्स को उन्होंने क्या कर दिया है? प्रोहिबिट कर दिया है, खारिज कर दिया है। और इस तरह की लैंड जो है वो दी जाएगी किसके पास? फार्मर्स को, जो वहाँ पे क्या करेंगे? फार्मर्स को दी जाएंगी, वो वहाँ पे अनाज वगैरह उगाएंगे और अपना क्या करेंगे? राइट ऑफ सेलिंग, वो इसको बेच भी सकते हैं। ठीक है, इसको हम प्लफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे अनाज भी उगा सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली कमेंस्ड द रिमूवल ऑफ डॉटेड लैंड इन द स्टेट फ्रॉम द प्रोहिबिटेड लिस्ट। जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है उसमें से इसको निकाल दिया गया है। मतलब कि यहाँ पहले क्या था, यहाँ पे कोई भी कुछ भी काम नहीं कर सकता था, यहाँ पे फार्मिंग नहीं कर सकता था, यहाँ पे बना नहीं सकता था कुछ भी। ठीक है, कोई भी काम नहीं कर सकता था क्योंकि ये किसी की भी नहीं थी। ठीक है, अब इन जगहों को क्या होगा? इसको प्रोहिबिटेड लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अब क्या होगा? इसके अकॉर्डिंगली जो फार्मर्स हैं जिसको ये दी जाएगी वो इसको बेच भी सकते हैं, यहाँ पे प्लफिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी उगा सकते हैं। ओवर 2 लाख एकड़ ऑफ ब्रिटिश एरिया डॉटेड लैंड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द परमानेंट डी नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ए डॉटेड लैंड इज अ डिस्प्यूटेड लैंड। ठीक है, विच डू नॉट हैव एनी क्लियर ओनरशिप डॉक्यूमेंट, टाइपिकली वन और मोर इंडिविजुअल एज वेल एज द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले क्लेम ओवर द लैंड। विच स्टेट लॉन्च्ड हमार सुघर लाइका अभियान? ठीक है, दैट इज डी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या किया है? हमार सुघर लाइका अभियान जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल लॉन्च द हमार सुघर लाइक अभियान इन द भरोसे का सम्मेलन प्रोग्राम। ठीक है, भरोसे का सम्मेलन प्रोग्राम जो है वो संगरा की दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था छत्तीसगढ़ में। वहाँ पे हमार सुघर लाइक अभियान जो है वो चलाया गया। इस कैंपेन के अंतर्गत क्या होगा? 1800 से ज़्यादा जो मॉलनरिश्ड चिल्ड्रन है, मॉलनरिश्ड चिल्ड्रन वो होते हैं, छोटे बच्चे वो होते हैं। ठीक है, नरिश्ड का मतलब होता है इनको अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले और वो कमज़ोर रहते हैं, उनकी फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी रहती है। उनको क्या किया जाएगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा पूरी की पूरी स्टेट में कि कहाँ कहाँ पे है 1800 से ज़्यादा
चिल्ड्रन को। फिर उनको क्या किया जाएगा, उनको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन दिया जाएगा और उनको वेल न्यूट्रिस्ड चिल्ड्रन जो है वो बनाया जाएगा। तो ये है हमार सुघर लाइका अभियान जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो ये पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है जो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर फोकस कर रहा है। चिल्ड्रन की ग्रोथ एंड हंगर टेस्टिंग के लिए जो है वो अपना फोकस कर रहा है। ठीक है। अबाउट छत्तीसगढ़, इट इज अ स्टेट लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया। सिरपुर लोकेटेड नियर द कैपिटल रायपुर। इट इज द टाउन सिचुएटेड इन द महानंदी रिवर। ठीक है। देर आर द ह्यूज चित्रकूट वाटरफॉल भी वहाँ पे है नॉर्थ वेस्ट रीजन में छत्तीसगढ़ में। फॉर्मेशन इसका हुआ था 1 नवंबर 2000 में। इसकी कैपिटल है रायपुर। चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल। गवर्नर यहाँ के हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। एंड ऑफिशियल ट्री है साल ट्री। राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा की यहाँ के 11 सीटें हैं। The first ever urban climate film festival is going to be held in that is B कोलकाता। सो कोलकाता में क्या हो रहा है, फर्स्ट एवर पहली बार हो रहा है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है। कोलकाता का जो न्यू टाउन है वहाँ पे ये हो रहा है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, यहाँ पे इस फिल्म फेस्टिवल में इस तरह की मूवीज़ दिखाई जाएगी जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड है। मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज हमारा आजकल हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी बढ़ गई है। कभी गर्मी होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। और ठंड बढ़ेगी तो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये एक तरह का क्या है, ये क्लाइमेट चेंज का सारे के सारे इफेक्ट है। ठीक है। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी मूवीज़ हैं उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया जाएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को जाने कि किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल लाइफ का, इकोनॉमिक लाइफ का, हमारे क्लाइमेट के ऊपर किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह की मूवीज़ जो है वहाँ पे दिखाई जाएगी ताकि पीपल क्या हो, एजुकेट हो। ठीक है। ड्यूरिंग दिस 16 फिल्म्स 16 फिल्म फ्रॉम 12 कंट्रीज, मतलब कि 12 कंट्री की 16 फिल्म जो है वो दिखाई जाएगी। और इसके बाद पीपल के लोगों के व्यूज़ भी लिए जाएंगे इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक सभी की सभी चीज़ों को एक साथ आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है। इट एम्स टू एनकरेज द सिटीजन टू बिहेव इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। इन्वायरमेंट के प्रति हमें रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, तो लोगों को ये एनकरेज करना इसका मेन मोटिव है। ठीक है। In the line with the Honorable PM through the under 20 प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ द लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, दैट इज लाइफ मिशन के अंतर्गत। लाइफ मिशन जो है हमारे पास किस तरह का है, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारा एक इनिशिएटिव है। ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है वो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी जून 5 को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।